एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई का लाभ लेने के बाद भी उत्पादन का लक्ष्य चूकने वाली कंपनियों पर सरकार ने पेनल्टी लगाई है। सरकार ने 3 कंपनियों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट को भेजा गया है। सबसे ज्यादा पेनल्टी ओला इलेक्ट्रिक पर लगाई गई है। सर, ये कौन सा पीएलआई है जिसको लेकर सख्ती हुई है और सख्ती की वजह क्या है? पीएलआई में सख्ती शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि पीएलआई की स्कीम को इतने दिन हो गए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने वादे, अपने दावे पूरे नहीं किए हैं उन्होंने, और उसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्रांति नहीं हो पाई। पीएलआई स्कीम आंशिक रूप से ही सफल रही, निर्यात भी नहीं बढ़ा, और इसलिए अब पीएलआई डिफॉल्ट पर सख्ती शुरू हुई है। कई बड़ी कंपनियों ने भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी बनाने का प्रस्ताव दिया था और मंजूरी ली थी, जिसको एसीसी बैटरी कहते हैं। इसकी बड़ी ज़रूरत है भारत की ईवी इंडस्ट्री को, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां इसमें लक्ष्य से चूक गई। प्रमुख कंपनियों में ओला इलेक्ट्रिक है, रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट्स है, और इन कंपनियों को के लिए बड़े जुर्माने की तैयारी की गई है। इन कंपनियों का कहना था कि चीन से कच्चा माल नहीं मिल रहा था, उसमें देरी हो रही थी, इसलिए उनको छूट दी जाए। कंपनियां बैटरी की पर्याप्त क्षमता नहीं बना सकी, सरकार ने वो मांग नहीं मानी है। ओला पर डे 12.5 लाख, रिलायंस और राजेश पर 5 लाख प्रतिदिन का जुर्माना लगाया गया है। ओला पर काफी देनदारी 35 करोड़ के आसपास है, बाकी पर 14 करोड़ रुपए बकाया है। सच्चाई यह है कि इस बैटरी के पूरी पीएलआई में ज्यादातर कंपनियों ने कोई प्रगति नहीं की। 2021 में यह योजना आई थी, 18,100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने की बात थी, और यहां से पीएलआई में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि यहां से पीएलआई में सख्त कार्रवाई शुरू हो रही है। कुछ अन्य सेक्टर्स में भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अमर उजाला बोनस का अमर उजाला का जो अखबार है, उसका जो बिजनेस पेज है मंडे का, वो अमर उजाला बोनस की टीम भी तैयार करती है, उसमें योगदान देती है अपना, और उसमें आप इस पर एक डिटेल पढ़ सकते हैं। और एक बड़ी जो बेसिक सी चीज़ है, जो जनरली जब हम बातचीत करते हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, तो एक गफलत जो है, जो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, कि जनरली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वो एक अपना CSR देती हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देती हैं, से 99% है। गफलत ये है, पता ये होना चाहिए कि आपके जो 99% ये तो ओवरऑल है। हेल्थ इंश्योरेंस का कितना है, रिटेल इंश्योरेंस का कितना है, ट्रैवल इंश्योरेंस का कितना है, ये तो सब जनरल इंश्योरेंस है। तो एक तो आप अलग अलग बताइए। दूसरा, जो क्लेम्स रिजेक्ट हुए उनका रीजन क्या था, डॉक्यूमेंट था, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, समय कितना लिया था। ठीक है, 99% क्लेम सेटल हुए, लेकिन ये भी तो बताइए क्लेम सेटल करने में आपका औसतन समय कितना लगा। ये सारी व्यवस्था हो तब पता चलता है दरअसल असली बात क्या है। अभी तो विज्ञापन कर दिया कि 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि हमारे यहाँ 100 क्लेम आते हैं, 99 तो भाई साहब पूरे पास हो जाते हैं। इसको विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल ना हो, IARDAI की कम से कम ये मंशा है। अगली खबर सुनिए, और ज़रूरी सुनिए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी पर आइए। अब IRDAI के बाद अगले रेगुलेटर पर चलते हैं। गैर पंजीकृत ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म से लोगों को आगाह किया है सेबी ने कहा है कि गैर पंजीकृत प्लेटफॉर्म उसकी निगरानी में नहीं आते। उस पर अगर कोई फ्रॉड होता है तो सेबी इसका जिम्मेदार नहीं है। सेबी के दायरे में क्या आता है, NSE पर चल रहे 28 और BSE पे चल रहे 33 ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ही आते हैं। तो सर, गैर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कौन चला रहा है, और अगर निगरानी में नहीं आते तो इन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, और इन पर ट्रेडिंग कैसे हो रही है? फिर देखिए, बॉन्ड मार्केट में भी वही चल रहा है। अब रेगुलेटर्स को धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि फिनटेक की दुनिया कितनी बड़ी होकर फैल गई है, और कौन कौन सी चीज़ें उनके दायरे से बाहर हैं। जैसे उनको बाद में समझ में आया कि जो गोल्ड की सिप चलाई जा रही है, या जो छोटे टिकट साइज के बिट साइज के गोल्ड बेचे जा रहे हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं, और वैसा ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है। नवंबर 2024 का वाकया लोगों को याद होगा, जिसे करीब से जानते रहे। सेबी ने एक एक्सपर्टी ऑर्डर जारी किया था 3-4 बड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, जिसमें अल्टग्राफ था, टैप इन्वेस्ट था, स्टेबल इन्वेस्टमेंट था। ये कंपनियां बॉन्ड की ट्रेडिंग कराती थी, बॉन्ड बेचती थी, सरकारी और निजी बॉन्ड्स को, जबकि उनको इसकी इजाजत नहीं थी। अनलिस्टेड बॉन्ड्स भी बेचती थी और लिस्टेड बॉन्ड्स भी बेचती थी। अब सेबी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए पूरा सर्कुलर जो जारी किया गया था सेबी ने, उस सर्कुलर के आधार पर यही बॉन्ड प्रोवाइडर्स से आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। आम लोग भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट में जाकर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ये खिड़की RBI ने खोल रखी है, लेकिन किसी भी फिनटेक कंपनी से के प्लेटफॉर्म से जाकर बॉन्ड खरीदना खतरनाक है, और अगर वहां कोई नुकसान होता है, कोई चूक होती है, कोई स्कैम होता है, तो उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। डिजिटल पेमेंट व्यवस्था के रेगुलेशन में सख्ती करते हुए
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निगरानी बढ़ा दी है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म तो पहले ही सख्त निगरानी के दायरे में है। नए आ रहे सर्विस प्रोवाइडर के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को जरूरी और सख्त कर दिया गया है। उसी वेरिफिकेशन के बाद उन्हें यूपीआई सेवा शुरू करने की अनुमति होगी। सर, कौन से थर्ड पार्टी ऐप्स ऐसे हैं जिन पर सख्ती होने जा रही है? तब आज निगरानी वाली खबरें हैं शुरुआत से, और अभी तक एक के बाद एक सारे रेगुलेटर एक साथ आज सक्रिय हो गए। आज कई सारे रेगुलेटर्स ने अलग अलग फैसले लिए। यहाँ भी एक मामला है आपके पास हर दूसरे तीसरे दिन कोई नए फिनटेक ऐप की ये सूचना आती होगी कि आप उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन जितनी तेजी से फैल रहा है उस हिसाब से हर कोई अपने प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन देने की कोशिश कर रहा है, जिनको कि तकनीकी भाषा में एनपीसीआई थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स कहता है टीपीएपीज कहता है। अब ऐसा हुआ है कि इनकी मशरूमिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे फिनटेक जो अलग अलग सेवाएं देते हैं उन्होंने अनधिकृत रूप से अपने ऐप में यूपीआई की सेवाएं जोड़ ली हैं, जो कि परमिट जिनकी अनुमति नहीं है। तो जो एस्टेब्लिश्ड पुराने प्लेयर हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो रेगुलर ऑडिट में जाते रहते हैं एनपीसीआई की, उनके बारे में ये पता रहता है कि उनकी यूपीआई सर्विसेज कैसी हैं, उन्होंने बैंकों के साथ सही लिंकेज कर रखा है कि नहीं। जबकि जो नए ऐप्स आ रहे हैं जिनके पास कोई मंजूरी नहीं है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो, वो पैसा लेकर भाग जाए, इस बात का खतरा है। तो अब जो नए लाइसेंस आएंगे, जिनको नए लाइसेंस दिए जाएंगे, एनपीसीआई उनकी गहरी पड़ताल करेगी, उनका रेफ चेक करेगी, उनके बारे में जानकारी करेगी, और उनको जल्दी मंजूरी नहीं मिलेगी। 15 से 18 महीने लगाएगा कम से कम एनपीसीआई उन्हें मंजूर करने में, जिससे कि उनके बारे में पूरी व्यवस्था और उनके बारे में पूरा मुतमईन हो जाए। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि करीब करीब जो 30 यूपीआई टीपीएपीज हैं, थर्ड पार्टी ऐप है, वो अभी लाइसेंस्ड हैं, और जो नए ऐप्स आएंगे उनको अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा एनपीसीआई से मंजूरी के लिए।